Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. I am your educator मेघना श्रीवास्तव. आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. मैं डिस्कस कर रही थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ठीक है, जो कि हमारी सेल बायोलॉजी की यूनिट है. इसमें आज का लेक्चर 8 है एंड चैप्टर है हमारा प्रोटीन सॉर्टिंग. हमने ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलुलर ऑर्गेनल्स, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है. प्रोटीन सॉर्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है. अब बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड पे चलने से पहले एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन करने जा रही हूँ. प्रोटीन सॉर्टिंग का क्या मतलब हुआ? प्रोटीन सॉर्टिंग का मतलब समझते हैं पहले. वी ऑल नो दैट कि प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोसॉल में होता है, ठीक है. साइटोसॉल में हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस. अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है? हमारे प्रोटीन हमें मिलके प्रोटीन बन जाते हैं, ठीक है. साइटोसॉल में प्रोटीन का फॉर्मेशन या प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है. अब ये जो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन जो होते हैं साइटोसॉल से डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है. मतलब अगर ये प्रोटीन साइटोसॉल में बन रहे हैं तो हो सकता हो कि ये प्रोटीन का काम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में है, ठीक है, या फिर ये प्रोटीन का काम क्या है? साइटोसॉल में, क्लोरोप्लास्ट में है, या फिर कहाँ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, ठीक है. तो ये जो प्रोटीन जो यहाँ पर फॉर्म होते हैं, जो कि साइटोसॉल में फॉर्म होते हैं, उन प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट को डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स में ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन सॉर्टिंग या फिर प्रोटीन ट्रांसलोकेशन. प्रोटीन का फॉर्मेशन या सिंथेसिस होती है हमारी साइटोसॉल में. उस प्रोटीन की जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है डिफरेंट ऑर्गेनल्स में, इसी को हम पढ़ते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग या प्रोटीन ट्रांसलोकेशन में, ठीक है. तो ये बात थी उस प्रोटीन सिंथेसिस की जो कि साइटोसॉल में हो रहा है. साइटोसॉल में हमारा 80S राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक सेल में. ये 80S राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस कैटलाइज करता है या फिर प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, ठीक है. अब हमने ऑलरेडी एक चीज पढ़ी थी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं. न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स बाउंड होते हैं, ठीक है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम बाउंड होते हैं. इन राइबोसोम पे भी ये जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है, इस राइबोसोम पे भी क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है. और ये प्रोटीन जो होता है वो ट्रांसलोकेट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, ठीक है. एक प्रोटीन सिंथेसिस हमने क्या देख ली, जो कि साइटोसॉल में हो रही थी और कहां जा रहे थे? डिफरेंट ऑर्गेनल्स में जा रहे थे प्रोटीन. दूसरी प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होगी, ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो बाउंड राइबोसोम है वहां पर होती है, ठीक है. और ये जो प्रोटीन होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपरेटस में जाते हैं वेसिकल के फॉर्म में, ठीक है. वेसिकल्स बनाते हैं, वेसिकल्स में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं गोल्जी एपरेटस में. गोल्जी एपरेटस से ये जो होते हैं ये या तो सेल के बाहर एक्सक्रीट होंगे, ठीक है, सेल एक्सटीरियर, या फिर ये किसी सेल के बाहर सेल एक्सटीरियर एक्सक्रीट होते हैं, या फिर ये गोल्जी एपरेटस से लाइसोसोम में जाते हैं. कहां जाते हैं? लाइसोसोम में, ठीक है. तो ये जो प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन है या ये जो प्रोसेस है प्रोटीन का, इसे बोलते हैं सेक्रेटरी पाथवे के थ्रू ट्रांसलोकेट होना, ठीक है. सेक्रेटरी पाथवे. सेक्रेटरी पाथवे में क्या हो गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन जो है वो वेसिकल के फॉर्म में गोल्जी में जाएगा, गोल्जी से सेल के बाहर या फिर लाइसोसोम में जाएगा. ये एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं सेक्रेटरी पाथवे के थ्रू प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन. और यहां क्या हमने देखा कि साइटोसॉल से डिफरेंट ऑर्गेनल्स में प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन, ये दो तरीका है जिससे प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन होता है और इसी को हम पढ़ते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग में, ठीक है. तो प्रोटीन सॉर्टिंग में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में. अगेन मैंने यही बोला कि फ्री साइटोसॉल में, ठीक है, क्या हमने बोला कि जो राइबोसोम्स फ्री है साइटोसॉल में, राइबोसोम्स 80S राइबोसोम जो कि साइटोसॉल में फ्रीली अवेलेबल है, वहां पर क्या होता है? ये राइबोसोम हो गया, 80S राइबोसोम हो गया, ये हमारा mRNA है, mRNA, और यहां पर हमने देखा कि ये प्रोटीन बन गई, ठीक है, ये प्रोटीन बन गई.
प्रोटीन यहां पर बन गई। प्रोटीन अब क्या न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकती है, क्लोरोप्लास्ट में जा सकती है, या फिर पेरोक्सिसोम में जा सकती है। ठीक है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस या प्रोटीन ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रहा है साइटोसॉल में, और ये प्रोटीन स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कहां जा सकती है, न्यूक्लियस की प्रोटीन होगी तो न्यूक्लियस में चली जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाएगी, क्लोरोप्लास्ट की होगी तो क्लोरोप्लास्ट में, और अगर पेरोक्सिसोम की होगी तो पेरोक्सिसोम में। ये एक तरीका है प्रोटीन सॉर्टिंग का या प्रोटीन ट्रांसलोकेशन का। दूसरा क्या है, हमने क्या देखा, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, मतलब वो राइबोसोम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे प्रेजेंट है। ये राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहा है, ये प्रोटीन जो होते हैं या तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जाएंगे, या तो ये सबसे पहले गोल्जी बॉडीज में जाते हैं, गोल्जी एपरेटस में, वहां से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएंगे, सेल के बाहर सीधे चले जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, या तो जाएंगे सेक्रेटरी वेसिकल में, या एंडोसोम से होते हुए लाइसोसोम में जाएंगे, या फिर पेरोक्सिसोम मेम्ब्रेन में डायरेक्टली चले जाएंगे। सो ये जो प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वेसिकुलर ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन। सो ये दोनों मेथड है जिससे प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन या प्रोटीन की सॉर्टिंग होती है। ठीक है, एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। ठीक है, ये क्यों है ऐसे है, क्योंकि साइटोसॉल में बन रहा है प्रोटीन, और यहाँ पर क्या है, राइबोसोम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे वो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिससे कि प्रोटीन की सॉर्टिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे यहां से, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस प्रोसेस को। ठीक है, इस प्रोसेस में आज जो हम फोकस कर रहे हैं वो प्रोटीन सॉर्टिंग न्यूक्लियस में देखने जा रहे हैं कि न्यूक्लियस में कैसे प्रोटीन का इंपोर्ट चाहे एक्सपोर्ट होता है, मतलब न्यूक्लियस के कैसे अंदर आती है प्रोटीन और कैसे न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं कोई प्रोटीन या फिर कोई दूसरे एंजाइम या मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, सो अगेन द सेम चीज इस स्लाइड में मैंने लिख रखी है कि प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम इन साइटोसॉल। देखो क्या लिखा है कि इन यूकैरियोटिक सेल द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन बाय 80S राइबोसोम अकर्स इन द साइटोसॉल। ठीक है, सो अगेन साइटोसॉल में 80S राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है सारे यूकैरियोटिक सेल में, एक्सेप्ट फॉर द प्रोटीन्स जो कि सिंथेसाइज होती है 70S राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ठीक है, सो वी ऑल नो दैट कि जो प्लास्टिड्स और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो 70S राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड प्लास्टिड्स में। ठीक है, या फिर क्लोरोप्लास्ट में। ये जो 70S राइबोसोम है ये खुद भी कुछ प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, बाकी सारा जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो कहां हो रहा है, साइटोसॉल में हो रहा है, 80S राइबोसोम कर रहा है। ठीक है, the fate of protein synthesized by cytosolic ribosome depend on the presence and the absence of specific sorting signals that direct the protein transport from the cytosol into the specific organelles जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड एंड पेरोक्सिसोम। तो सेम चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि जो प्रोटीन है जो कि बन रहा है साइटोसॉल में उसका फेट कहाँ, मतलब वो कहाँ जाएगा, ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, सो ये बात कैसे पता चलेगी कि ये प्रोटीन न्यूक्लियस का है या ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया का है, ये बात पता चलती है स्पेसिफिक सॉर्टिंग सिग्नल्स। ठीक है, ये जो सॉर्टिंग सिग्नल्स है, हम जानते हैं कि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन जो होती है वो अमीनो एसिड्स की बनी होती है। ठीक है, अमीनो एसिड्स की बनी होती है। ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं, ठीक है, ये अमीनो एसिड्स डिसाइड करते हैं, ठीक है, ये अमीनो एसिड्स का प्रेजेंस कि कौन से अमीनो एसिड पाए जा रहे हैं ये बताते हैं कि ये प्रोटीन कहां जाएगा। ठीक है, किस ऑर्गेनेल में जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में कि पेरोक्सिसोम में जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक सॉर्टिंग सिग्नल्स। ओके, ये अमीनो एसिड्स के रेसिड्यूज जो कि पाए जा रहे हैं प्रोटीन पर, ठीक है, प्रोटीन पे जो अमीनो एसिड्स के रेसिड्यूज पाए जा रहे हैं वो कौन से अमीनो एसिड्स हैं, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक सॉर्टिंग सिग्नल्स। और यही डिसाइड करते हैं कि जो प्रोटीन बन रहा है साइटोसॉल में वो कहां जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, प्लास्टिड में जाएगा कि पेरोक्सिसोम में जाएगा। ठीक है, अब जो प्रोटीन ऐसी है कि उसके ऊपर किसी भी तरह का स्पेसिफिक सिग्नल नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक कोई अमीनो एसिड सिग्नल नहीं प्रेजेंट है, तो वो प्रोटीन जो होती है, मतलब वो प्रोटीन साइटोसॉल में पाए जाने वाली प्रोटीन है और वो साइटोसॉल में ही रह जाती है। ठीक है,
साइटोसॉल में ही रह जाती हैं। ये जो सॉर्टिंग सिग्नल है प्रोटीन में, ये सिग्नल पेप्टाइड या फिर सिग्नल पैच के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और साइटोसॉल वाली प्रोटीन साइटोसॉल में ही रह जाएगी जिसमें कोई भी सिग्नल नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखते हैं हम जो ये सिग्नल पैच या फिर सिग्नल पेप्टाइड्स बोल रहे हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। सो अगेन प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम पे होगी वो कहां जाएगी, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहा जाएगी, गोल्जी वेसिकल्स के थ्रू गोल्जी में जाएगी, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी में जाएगी, गोल्जी से कहा जाएगी सेल के एक्सटीरियर जाएगी या फिर लाइसोसोम में, एंडोसोम में ऐसे जा सकती है, ठीक है। तो इसी पाथवे को क्या बोलते हैं कि जब मेम्ब्रेन बाउंड और राइबोसोम जब प्रोटीन बना रही है तो इस पाथवे के थ्रू प्रोटीन सॉर्टिंग होती है, ठीक है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपरेटस, गोल्जी से वेसिकल्स के थ्रू या तो एंडोसोम में जाएगी, लाइसोसोम में जाएगी, या तो सीधे सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू चली जाएगी। अब देखते हैं ये सॉर्टिंग सिग्नल्स क्या है, ठीक है। सॉर्टिंग सिग्नल क्या होते हैं, ये अमीनो एसिड्स के सिग्नल्स हैं, ठीक है। ये अमीनो एसिड्स के साइड चेन्स हैं जो कि प्रोटीन पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। सो प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है और ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स डिसाइड करते हैं कि वो प्रोटीन कहां जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सॉर्टिंग सिग्नल्स। सॉर्टिंग सिग्नल्स यूजुअली अमीनो एसिड साइड चेन्स के बने हैं जो कि प्रोटीन में पाए जा रहे हैं, और ये जो होते हैं दो तरीके से होते हैं, या तो ये लीनियर होंगे, लीनियर अमीनो एसिड्स, या फिर क्या है सिग्नल सीक्वेंस जिसको बोलेंगे, या फिर ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में होते हैं जिसको हम सिग्नल पैच बोलते हैं, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट में होंगे तो सिग्नल क्या बोलेंगे, सिग्नल सीक्वेंसेस, एंड अगर ये 3 डायमेंशनली पाए जाएंगे तो क्या बोलेंगे, सिग्नल पैच। प्रोटीन जिसके पास किसी भी तरीके का सॉर्टिंग सिग्नल नहीं होगा वो साइटोसॉल में रहेगा, और वो साइटोसॉल का ही रेसिडेंट मतलब साइटोसॉल में ही पाया जाने वाला प्रोटीन होगा, ठीक है। अब हम जो ये सॉर्टिंग सिग्नल बोल रहे हैं इसको हम देखते हैं, जो प्रोटीन इंपोर्ट होगा न्यूक्लियस में, इंपोर्ट इनटू न्यूक्लियस, जो प्रोटीन इंपोर्ट होने वाला होगा न्यूक्लियस में या फिर न्यूक्लियस के अंदर आने वाला प्रोटीन होगा, उसके ऊपर लाइसिन और अर्जिनिन अमीनो एसिड्स क्या होंगे, रिच होंगे, ठीक है। मतलब ज्यादा अमाउंट में लाइसिन और अर्जिनिन पाए जाएंगे। तो जो प्रोटीन न्यूक्लियस में आने वाला होगा या न्यूक्लियस में इंपोर्ट होने वाले प्रोटीन को क्या पाया जाएगा, लाइसिन और अर्जिनिन अमीनो एसिड ज्यादा पाया जाएगा, या लाइसिन अर्जिनिन जो होंगे वो रिच प्रोटीन होंगे, ठीक है। अब जो प्रोटीन एक्सपोर्ट होगा न्यूक्लियस से वो ल्यूसीन रिच होगा। ल्यूसीन रिच मतलब कि उस प्रोटीन के ऊपर ल्यूसीन अमीनो एसिड्स ज्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। इंपोर्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा उस प्रोटीन पर एन टर्मिनल पे क्या होंगे, लाइसिन एंड अर्जिनिन जो होंगे वो ज्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। लाइसिन और अर्जिनिन एन टर्मिनल पे ज्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। हम जानते हैं अगर लीनियर प्रोटीन है तो एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है। सो एन टर्मिनल पे माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन इंपोर्ट होगा उसमें लाइसिन और अर्जिनिन ज्यादा पाए जाएंगे। अब बात है प्लास्टिड की। जो प्रोटीन प्लास्टिड में या फिर क्लोरोप्लास्ट में आएंगे उसके ऊपर एन टर्मिनल पे सेरीन थ्रेनिन अमीनो एसिड्स क्या होंगे, वो ज्यादा पाए जाएंगे, या सेरीन थ्रेनिन अमीनो एसिड्स रिच होंगे, ठीक है। जो प्रोटीन पेरोक्सिसोम में होंगे उसके सी टर्मिनल पे सेरीन लाइसिन और ल्यूसीन जो होंगे वो सी टर्मिनल पे रिच होंगे, ठीक है। सी टर्मिनल पे सेरीन लाइसिन और ल्यूसीन रिच होंगे, ठीक है। जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंपोर्ट होगा उसमें ल्यूसीन जो होंगे वो रिच होंगे, ठीक है। एन टर्मिनल पे ल्यूसीन रिच होंगे, ठीक है। वहीं जो प्रोटीन रिटर्न टू ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रिटर्न होगा उसमें लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और ल्यूसीन रिच होंगे, ठीक है। एट द सी टर्मिनल पे ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ल्यूसीन रिच होंगे। सो ये हमारे कुछ प्रोटीन्स जिसके ऊपर कुछ अमीनो एसिड जो स्पेसिफिकली ज्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोटीन कहां जाएगा। जैसे अगर इंपोर्ट हो रहा है न्यूक्लियस में तो उसमें लाइसिन अर्जिनिन रिच होंगे, एक्सपोर्ट होगा न्यूक्लियस से तो ल्यूसीन रिच होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई प्रोटीन इंपोर्ट होने वाला होगा उसके ऊपर एन टर्मिनल पे लाइसिन अर्जिनिन रिच होगा। प्लास्टिड में अगर कोई प्रोटीन जाने वाला होगा उसमें एन टर्मिनल पे सेरीन थ्रेनिन रिच होगा।
अगर पेरोक्सीसोम में होगा तो उसमें सेरीन, लाइसिन, ल्यूसीन सी टर्मिनल पे रिच होगा। ईआर में अगर कोई प्रोटीन इंपोर्ट होगा तो उसमें ल्यूसीन रिच होगा, और अगर रिटर्न हो रहा है ईआर पे वो प्रोटीन के पास लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और ल्यूसीन सी टर्मिनल पे वो रिच होगा। तो इसी को हम बोलते हैं सिग्नल पेप्टाइड्स या फिर सॉर्टिंग सिग्नल्स। ठीक है, ये सॉर्टिंग सिग्नल्स जो प्रोटीन पे प्रेजेंट होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि वो प्रोटीन कहां पर ट्रांसलोकेट होगा या कहां पर वो सॉर्ट होगा। ठीक है, तो ये दिस इज द टोटल अबाउट द सॉर्टिंग सिग्नल्स। ठीक है, सो ये सॉर्टिंग सिग्नल का यहाँ पर एक पूरा एक डायग्राम या इमेज दे रखा है, चार्ट दे रखा है, जहां पर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि कौन सा प्रोटीन कहां जाएगा। अब आगे बात करते हैं ये जो प्रोटीन की सॉर्टिंग होती है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि देयर आर 4 फंडामेंटली डिफरेंट वेज ऑफ प्रोटीन मूव फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर। ठीक है, अब ये जो कंपार्टमेंट मीन्स ये जो प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन है एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में, इसके भी तरीके होते हैं। ये 4 तरीके होते हैं टोटल। जैसे अगर प्रोटीन साइटोसॉल से न्यूक्लियस में जा रहा है या न्यूक्लियस से साइटोसॉल में आ रहा है तो इसको बोलते हैं गेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? गेटेड ट्रांसपोर्ट। गेटेड ट्रांसपोर्ट, गेटेड ट्रांसपोर्ट कब बोलेंगे? जब प्रोटीन जो होगा वो न्यूक्लियस से साइटोसॉल में या साइटोसॉल से न्यूक्लियस में जाएगा। सेकेंड, फर्स्ट यहाँ पर ब्लू कलर से दे रखा है प्रोटीन ट्रांसलोकेशन। सो प्रोटीन ट्रांसलोकेशन कहां होता है? जब प्रोटीन साइटोसॉल से प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या पेरोक्सीसोम में जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन ट्रांसलोकेशन। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है प्रोटीन ट्रांसलोकेशन में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रांसलोकेटर्स डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन को साइटोसॉल से इनटू स्पेस दैट इज टोपोलॉजिकली डिस्टिंक्ट आइदर द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन और विद इन द लिपिड बाइलर इन केस ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, सो जो प्रोटीन क्या होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या पेरोक्सीसोम में जाते हैं, वो प्रोटीन ट्रांसलोकेशन के थ्रू जाते हैं, जहां पर क्या होती है कि प्रोटीन ट्रांसलोकेटर्स प्रेजेंट होते हैं और ये साइटोसॉल से पहुंचाते हैं प्रोटीन को डिफरेंट कंपार्टमेंट में, या फिर कहां पहुंचाते हैं, या फिर जो भी ऑर्गेनल है उसके मेम्ब्रेन पे पहुंचाएंगे या फिर इनसाइड द ऑर्गेनल पहुंचाएंगे। ठीक है, सेम बातें यहाँ पर मेंशन्ड है। अब यहाँ पर एक तीसरा है ग्रीन कलर से, यह है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जहां पर हम देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी में जाता है प्रोटीन वेसिकल्स के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा गोल्जी से लेट एंडोसोम में या फिर लाइसोसोम में, फिर द सेम यहाँ पर हम देख सकते हैं गोल्जी से अर्ली एंडोसोम में, गोल्जी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, गोल्जी से सेक्रेटरी वेसिकल में, सेक्रेटरी वेसिकल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एक्सटीरियर। तो ये चार्ट हमें पूरा बता रहा है कि कितने तरीके के ट्रांसलोकेशन होते हैं। लास्ट है यहाँ पर एनगल्फमेंट। एनगल्फमेंट होता है कहां पर? साइटोसॉल से जब लाइसोसोम में जाएगा प्रोटीन। तो ये हमें पूरा डिपिक्ट कर रहा है क्या कि कितने तरीके से प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन होता है, वेज की किस तरीके से प्रोटीन एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट मूव करता है। अगेन यहाँ पर गेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में है। गेटेड ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन आरएनए मॉलिक्यूल जो कि मूव करते हैं न्यूक्लियस के अंदर से बाहर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर से साइटोसॉल में या फिर साइटोसॉल से न्यूक्लियस में। ठीक है, मूव बिटवीन द साइटोसॉल एंड द न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू, न्यूक्लियर पोर क्या होता है? जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस जो कि डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के बाहर डबल मेम्ब्रेन एनवेलप होता है। ये एनवेलप में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वहां पर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू होते हुए प्रोटीन और आरएनएज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसलोकेट होते हैं न्यूक्लियस के इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस बिटवीन द साइटोसॉल एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट का होता है साइटोसॉल और न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है वो एक गेट की तरह है, सेलेक्टिव गेट की तरह है और सपोर्ट करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल्स का न्यूक्लियस के और साइटोसॉल के बीच में। ठीक है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी में जाए और गोल्जी से फिर कहां जाए? गोल्जी से फिर सेल के बाहर हो। ठीक है, और ये कैसे होता है? वेसिकल के फॉर्म में। ठीक है, क्या होते हैं? कुछ वेसिकल, स्मॉल स्फेरिकल ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बनते हैं जो कि क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन को एक मेम्ब्रेन से दूसरे में। ठीक है, अगर हम इसको इलाबोरेट में देखना चाहें, इलाबोरेट वे में, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे बना होता है। यहां से एक वेसिकल बड होता है, वेसिकल के अंदर प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन जाकर के गोल्जी के अंदर क्या होता है? फ्यूज कर जाता है और प्रोटीन को गोल्जी में रिलीज कर देता है एंड गोल्जी से अगेन
वेसिकल बड होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो प्रोटीन को रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में आता है। सो ये 3 तरीके हैं जिससे कि प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन होता है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में। अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोटीन सॉर्टिंग इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोटीन सॉर्टिंग इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन कैसे जा रहा है हम ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, न्यूक्लियस के अंदर या फिर न्यूक्लियस के बाहर साइटोसॉल में ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन में हिस्टोन, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर्स, आरएनए प्रोसेसिंग प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाती है, ठीक है। न्यूक्लियस में ही कौन कौन सा प्रोसेस होता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये प्रोटीन्स की जरूरत का है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये सारी प्रोटीन्स जो होती है वो साइटोसॉल से न्यूक्लियस में जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो एमआरएनए है, टीआरएनए, राइबोसोमल सबयूनिट्स, ये सब न्यूक्लियस से क्या जाती है, ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये बाहर जाती है, ठीक है। कहाँ जाती है, साइटोसॉल में जाती है। हम जानते हैं कि जो भी आरआरएनए, एमआरएनए, ये सारी चीजें ये न्यूक्लियस के अंदर बनती हैं और ये इनका काम कहाँ है, साइटोसॉल में। तो ये न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसलोकेट होती है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस इन पर्टिकुलर प्रोटीन्स का होता है, ठीक है। और ये गेटेड ट्रांसपोर्ट है। गेटेड ट्रांसपोर्ट क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, सो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है इनकी हेल्प से, या फिर ये जो होते हैं गेट की तरीके के से काम कर रहे होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बना है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जो कि 30 डिफरेंट प्रोटीन्स के बने होते हैं, जिनको बोलते हैं न्यूक्लियर प्रोटीन्स, ठीक है। 30 डिफरेंट न्यूक्लियर प्रोटीन्स के ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बने होते हैं। ये जो होते हैं, ये पूरा मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल का, ये जो पूरा ट्रैफिक है मॉलिक्यूल का इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, ये पूरा कंट्रोल कर रहे होते हैं कौन, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर हम देखें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में, तो ये इसमें 8 स्पोक्स के ये बने होते हैं, 8 स्पोक्स के जो कि अरेंज होता है, 8 स्पोक्स अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल चैनल, 8 स्पोक्स arranged around a central channel। यहां पर बीच में आप देख सकते हैं लिखा है Fg न्यूक्लियर प्रोटीन्स, यहां पर Fg मोटिफ होते हैं, ठीक है। यहां पर बीच में एक मैश लाइक स्ट्रक्चर है, इस न्यूक्लियर पोर में एक मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं, Fg मोटिफ, ठीक है। ये F और G क्या होता है, F जो है वो फेनिल एलिनीन अमीनो एसिड को बता रहा है, और ये जो G है ये ग्लाइसिन को बता रहा है। सो यहां पर हम देख सकते हैं इस न्यूक्लियर पोर में Fg मोटिफ होते हैं और ये जेल लाइक, मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि कहां पाए जा रहे हैं, ये सेंट्रल पोर में पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये 8 स्पोक्स का है जो कि अरेंज होता है अराउंड अ सेंट्रल चैनल, ठीक है। ये 8 स्पोक्स का बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर रिंग है, ये यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक चैनल बने हैं, साइटोप्लाज्मिक रिंग है। ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो ये हमारा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जिसको हम न्यूक्लियर प्रोटीन बोलते हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन। और ये 30 डिफरेंट प्रोटीन्स का बना होता है, जिसको क्या बोला है, न्यूक्लियोपोरीन, ठीक है। न्यूक्लियोपोरीन्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंपोर्ट। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन जाएगी जब, तो उसको क्या बोलेंगे, इंपोर्ट, ठीक है। ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इंपोर्ट पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स यहां पर मैं डिस्कस करना चाह रही थी। सबसे पहले जो हमारी प्रोटीन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर जाएगी, इसके पास एक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनएलएस,
एनएलएस बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल और एनएलएस बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ होता है, उस प्रोटीन पे प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर इंपोर्ट होने वाली है, जाने वाली है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है, ये जो होता है ये बाइंड करता है एक रिसेप्टर के साथ जिसको आप क्या बोलते हैं, इम्पोर्टिन बीटा, ठीक है, इम्पोर्टिन बीटा, इम्पोर्टिन बीटा नाम के रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करता है। ये जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है ये लाइसिन और अर्जिनिन अमीनो एसिड्स का बना होता है, लाइसिन अर्जिनिन रेसिड्यूज का होता है, ऑफ रेसिड्यूज ऑफ अमीनो एसिड्स का ये बना होता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल जो है बाइंड करता है एक रिसेप्टर से जिसको बोलते हैं इम्पोर्टिन बीटा, ठीक है। अब ये इम्पोर्टिन बीटा जो होता है, ये इम्पोर्टिन बीटा, या एक और पॉइंट मेंशन है कि ये इम्पोर्टिन जो है ये काम करता है एक प्रोटीन के साथ मिलके जिसका नाम है रैन प्रोटीन, ठीक है। सो रैन नाम का एक प्रोटीन होता है, रैन प्रोटीन के साथ ये मिल करके काम करता है, ठीक है। तो हम क्या देख लिए कि जो प्रोटीन इंपोर्ट होने वाली है, न्यूक्लियस के अंदर जाने वाली है, उसके पास एक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है जो कि लाइसिन अर्जिनिन रेसिड्यूज का बना होता है। ये बाइंड करता है एक रिसेप्टर से जिसको इम्पोर्टिन बोलते हैं, और ये इम्पोर्टिन बीटा जो है वो काम करता है या फिर वर्क्स इन कंजंक्शन विथ रैन प्रोटीन। ये जो रैन है ये एक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ठीक है, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन का मतलब क्या है कि ये जीटीपी से बाइंड करता है, ठीक है, जीटीपी से बाइंड करता है इसलिए इसको बोलते हैं जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। So we can see here protein imported or to be exported, प्रोटीन जो इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट होने वाला है उसके पास क्या होते हैं, कुछ अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स। और जो एक्सपोर्ट होने वाले प्रोटीन होते हैं उनके पास होता है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है ये न्यूक्लियर प्रोटीन्स को साइटोसॉल से न्यूक्लियस के अंदर इंपोर्ट करते हैं सेलेक्टिवली, ठीक है। इन मेनी न्यूक्लियर प्रोटीन एनएलएस जो होते हैं ये नॉन क्लीवेबल सीक्वेंसेस के प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, लाइसिन और अर्जिनिन रिच होते हैं, ठीक है। ये एनएलएस लाइसिन अर्जिनिन रिच होते हैं, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर प्रोटीन है इनके पास एनएलएस है और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनली, मतलब ये प्रोटीन पूरी तरीके से जब बन जाते हैं, फोल्डेड कॉन्फर्मेशन में आ जाते हैं, तब ये न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट मेंशन है कि ये जो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट सिग्नल्स हैं ये जो है ये इंटरैक्ट करते हैं एक रिसेप्टर के साथ जिनका नाम है इम्पोर्टिन बीटा, ठीक है। इम्पोर्टिन बीटा जो होते हैं इसके साथ ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, ये ट्रांसपोर्ट सिग्नल बाइंड करते हैं जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, ठीक है। द इम्पोर्टिन वर्क्स इन कॉन्जुगेशन विद जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन रैन, मैंने ऑलरेडी बताया है ये इम्पोर्टिन काम करता है जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन रैन के साथ, ठीक है। और ये सब मूव जो है कंट्रोल करते हैं मूवमेंट को इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पर रैन जो हमारा स्मॉल जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है ये जो होते हैं इसकी एक्टिविटी जो होती है वो जीटीपी की बाइंडिंग और हाइड्रोलिसिस से होती है। इसका मतलब समझते हैं, ये जो हमारा रैन नाम का प्रोटीन था, रैन नाम का जो एक स्मॉल जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है, ये जो होता है ये जब जीटीपी से बाइंडेड होता है तो ये एक्टिव कॉन्फर्मेशन में होता है, ठीक है, एक्टिव होता है, ठीक है। और ये जब रैन जो है ये जब जीटीपी से बाउंड होता है तो ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। सो हम क्या देख रहे हैं, रैन क्या था, रैन हमारा जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन था और ये जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन जब जीटीपी से बाइंड होगा तब एक्टिव होगा और जब जीटीपी से बाइंड होगा तब इनएक्टिव होगा, ठीक है। अब एक रैन के बारे में एक और पॉइंट है यहाँ पर कि रैन जीटीपी को रैन जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं रैन गैप, ठीक है, रैन गैप, ठीक है, रैन गैप जो कि क्या करता है जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देता है जीडीपी में, रैन जीटीपी को रैन जीडीपी में कन्वर्ट कर देता है या हाइड्रोलाइज कर देता है, ठीक है, रैन गैप। और रैन जीडीपी को वापस से रैन जीटीपी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक रैन जीईएफ नाम का फैक्टर होता है, ठीक है, रैन जीईएफ, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया
कि रैन जो प्रोटीन था वो किसके साथ काम कर रहा था, इम्पोर्टिन के साथ। इम्पोर्टिन क्या कर रहा था, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल से बाइंड कर रहा था, और न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल जो कि लाइसिन अर्जिनिन रिच है वो पाया जाता है उस प्रोटीन पर जो इसको इंपोर्ट होना है न्यूक्लियस के अंदर। सो इम्पोर्टिन प्रोटीन से बाइंड, इम्पोर्टिन प्रोटीन काम करता है रैन के साथ। रैन एक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है, जीटीपी से बाइंड होगा तो एक्टिव रहेगा, जीडीपी से बाइंड होगा तो इनएक्टिव रहेगा। रैन जीटीपी को रैन जीडीपी में कन्वर्ट करता है कौन, रैन गैप, और रैन जीडीपी को रैन जीटीपी में कन्वर्ट करता है रैन जीईएफ। ठीक है, सो ये एक इनिशियल मैंने कुछ बता दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सारी इंफॉर्मेशन मैं बता रही थी उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन है। हम देख सकते हैं ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, न्यूक्लियर प्रोटीन्स का। न्यूक्लियर, यहाँ पर ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को बता रहा है। ये साइटोसॉल है, ये न्यूक्लियस के अंदर का एरिया है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर रैन जीडीपी पाया जाता है, और रैन जीटीपी जो होता है ये हाई इसका कॉन्फर्मेशन होता है या हाई इसका कंसंट्रेशन होता है, कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर। सो रैन जीटीपी न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा पाया जाएगा और रैन जीडीपी न्यूक्लियस के बाहर साइटोसॉल में ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रैन गैप क्या करते हैं, रैन गैप रैन जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ रैन गैप जो कि साइटोसॉल में पाए जा रहे हैं, ये रैन गैप ने क्या किया है, एक फॉस्फेट हटा के रैन जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर दिया है। और अगेन रैन जीडीपी जो होता है ये जब न्यूक्लियस के अंदर आएगा तो यहाँ पर एक रैन जीएफ था, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन से बाइंड होता है। ये रैन जीडीपी को वापस से जीटीपी में कन्वर्ट कर देता है, जीडीपी को हटा करके। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है और ये इनका प्रेजेंस यहाँ पर होता है। सो रैन जीटीपी का कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियस के अंदर हाई होता है और जीडीपी का न्यूक्लियस के बाहर। रैन गैप न्यूक्लियस के बाहर होते हैं साइटोसॉल में, और रैन जीईएफ जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन से बाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर रैन जीटीपी कहाँ पाया जाता है और कैसे कैसे कंट्रोल है, ये इसकी स्लाइड है। सो अगेन यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन्ड है। लोकलाइजेशन ऑफ रैन जीडीपी इनटू साइटोसॉल एंड रैन जीटीपी इन द न्यूक्लियस रिजल्ट फ्रॉम द लोकलाइजेशन ऑफ टू रैन रेगुलेटरी प्रोटीन। वही चीज बता रहा है कि जीडीपी और जीटीपी का कॉन्फर्मेशन कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन कर रहा है, रैन गैप। ठीक है, रैन गैप का फुल फॉर्म है रैन जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, रैन गैप लोकेटेड इन द साइटोसॉल। ठीक है, ये साइटोसॉल में पाया जा रहा है। रैन ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर रैन जीएफ बाइंड्स टू क्रोमैटिन एंड देयरफॉर इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्रोमैटिन से बाइंड करता हुआ और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। रैन जीडीपी इज इंपोर्टेड इनटू द न्यूक्लियस बाय इट्स ओन इंपोर्ट रिसेप्टर एनटीएफ2। ठीक है, हमने क्या देखा था कि जो रैन जीडीपी होता है ये वापस से न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है, जहां पर जीईएफ इसको जीडीपी को रिमूव करके जीटीपी लगा था। ये रैन जीडीपी जो न्यूक्लियस के अंदर आता है ये एनटीएफ2 नाम के रिसेप्टर के साथ एनटीएफ2 नाम के रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर आता है। ठीक है, यहाँ पर सेम पॉइंट मेंशन है कि रैन जीडीपी इंपोर्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर, कहां पर, रिसेप्टर के साथ, एनटीएफ2 के साथ। ठीक है, रैन जीडीपी रिसेप्टर बाइंड टू। ठीक है, तो यहाँ पर एक और पॉइंट है कि एफजी रिपीट से बाइंड होता है। अब अगर हम इंपोर्ट का यहाँ पर प्रोसेस देखें, इंपोर्ट का पूरा प्रोसेस यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन है। इंपोर्ट में क्या होता है, प्रोटीन न्यूक्लियस से साइटोसॉल से न्यूक्लियस के अंदर आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर है कार्गो प्रोटीन। कार्गो प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन जिसको इंपोर्ट होना है या फिर ट्रांसपोर्ट होना है, उसको हम कार्गो प्रोटीन बोलते हैं। जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है उसको कार्गो प्रोटीन बोल देते हैं। ये कार्गो प्रोटीन के ऊपर एनएलएस पाया जा रहा है। एनएलएस क्या था, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। ये यहाँ पर इम्पोर्टिन है, ये इम्पोर्टिन रिसेप्टर एनएलएस से बाइंड कर रहा है और ये न्यूक्लियोपोरीन से न्यूक्लियस के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इम्पोर्टिन और प्रोटीन बाइंडेड है। यहाँ पर रैन जीटीपी पाया जा रहा है, रैन जीटीपी। ये रैन जीटीपी जब इम्पोर्टिन और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है तो प्रोटीन को रिमूव करा देता है। ठीक है, प्रोटीन को यहाँ पर रिमूव करा देता है न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रोटीन हमारा न्यूक्लियस के अंदर आ गया। अब ये रैन जीटीपी और इम्पोर्टिन कॉम्प्लेक्स बाहर चले जाते हैं न्यूक्लियस के, कहां पर, जहां पर इम्पोर्टिन वापस से रिमूव हो जाता है और रैन जीटीपी जो थे वो गैप के प्रेजेंस में जीडीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ये रैन जीडीपी वापस से NTF2 के साथ न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है और न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है रैन GEF, जो वापस से जीडीपी को रिमूव करके जीटीपी में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये हमारा इंपोर्ट का प्रोसेस है जिसका हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। प्रोटीन इंपोर्ट थ्रू द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन का इंपोर्ट न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से। ट्रांसपोर्ट बिगिंस व्हेन द न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल एनएलएस ऑफ अ कार्गो प्रोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्पोर्टिन। सो ट्रांसपोर्ट शुरू होता है जब एनएलएस किससे रिकॉग्नाइज होता है? इम्पोर्टिन से। कार्गो इम्पोर्टिन कॉम्प्लेक्स बनता है, जब इम्पोर्टिन उस प्रोटीन से बाइंड कर लेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये जो है न्यूक्लियर बाइंड टू द न्यूक्लियर पोर प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है कार्गो इम्पोर्टिन कॉम्प्लेक्स, ये न्यूक्लियर प्रोटीन न्यूक्लियर पोर के थ्रू अंदर आ जाएगा न्यूक्लियस में। एट द न्यूक्लियर साइड ऑफ द एनवेलप रैन जीटीपी बाइंड टू द इम्पोर्टिन। अब हमने क्या देखा था, जब जो प्रोटीन और इम्पोर्टिन कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है तो वहां पर रैन जीटीपी जो है वो बाइंड करता है और क्या कराता है? इस कॉम्प्लेक्स को डिसरप्ट करता है, कार्गो इम्पोर्टिन कॉम्प्लेक्स को डिसरप्ट करता है और कार्गो प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर रिलीज करवा देता है। इम्पोर्टिन रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स, अब ये जो इम्पोर्टिन रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को रिलीज करवाने के बाद री एक्सपोर्ट होता है न्यूक्लियस के बाहर और यहाँ पर गैप प्रेजेंट था न्यूक्लियस के बाहर साइटोसोल में। ये गैप क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट से हाइड्रोलिसिस करा रहा है जीटीपी का जीडीपी में और इम्पोर्टिन रिलीज हो जा रहा है। तो पूरा यहाँ पर जो लास्ट स्लाइड में प्रोसेस है वो पूरा यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। ये अगेन ये सारा प्रोसेस आप अगर वापस से वीडियो देखना, अगर आपको समझ में नहीं आया, ये पूरा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया है और इसके पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन्ड है। अगेन रैन जीडीपी वापस से न्यूक्लियस के अंदर आता है अपने खुद के रिसेप्टर के साथ जिसका नाम था NTF2। मैंने बताया अभी कि रैन जीडीपी वापस जाएगा न्यूक्लियस के अंदर और वहां पर लेकर कौन आएगा? NTF2। न्यूक्लियस के अंदर रैन GEF जो होते हैं ये क्या करते हैं? जीडीपी को वापस से जीटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नहीं समझ में आए इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। अब चलते हैं न्यूक्लियर एक्सपोर्ट की तरफ, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर तो आ गया प्रोटीन, अगर कोई प्रोटीन जिसको न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है उसको न्यूक्लियस के बाहर जाना है और साइटोप्लाज्म में उसका काम है तो वो कैसे होता है? न्यूक्लियर एक्सपोर्ट के थ्रू होता है, ठीक है। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट में जो प्रोटीन जिसको एक्सपोर्ट होना है उसके पास एक न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल पाया जाता है। ये जो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल है ये बेसिकली अमीनो एसिड्स के कुछ रेसिड्यूज हैं जो कि ल्यूसीन रिच होते हैं, ठीक है। ये ल्यूसीन रिच जो सीक्वेंसेस हैं ये पाए जाते हैं। इन्हीं ल्यूसीन रिच सीक्वेंस को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल, ठीक है। ईच टाइप ऑफ न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिग्नल इंटरैक्ट विद अ स्पेसिफिक रिसेप्टर। अब ये जो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल्स है ये जो होते हैं ये बाइंड करते हैं एक्सपोर्टिन के साथ, ठीक है। एक्सपोर्टिन नाम के रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स बिटवीन कार्गो प्रोटीन बेयरिंग न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल एक्सपोर्टिन एंड जीटीपी फॉर्म इन द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस में एक पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें क्या बन रहा है? हमारा प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जिसको न्यूक्लियस के बाहर जाना है, एक्सपोर्ट होना है वो, ठीक है, प्लस एक्सपोर्टिन जो कि रिसेप्टर है जो कि बाइंड कर रहा है NES से, मतलब न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल से, और प्लस रैन जीटीपी न्यूक्लियस के अंदर ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर जा रहा है और जीटीपी न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा होता है। फॉलोइंग द ट्रांसपोर्ट थ्रू द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स गैप स्टिमुलेट द हाइड्रोलिसिस ऑफ बाउंड जीटीपी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रैन जीडीपी रिलीज ऑफ कार्गो प्रोटीन एक्सपोर्टिन। अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के बाहर जाएगा साइटोसॉल में, वहां पर रैन गैप प्रेजेंट होते हैं। रैन गैप क्या करते हैं? रैन जीटीपी को कन्वर्ट कर देते हैं रैन जीडीपी में कन्वर्ट कर देते हैं और एक्सपोर्टिन और प्रोटीन को रिलीज करवा देते हैं, ठीक है। रैन जीडीपी, अब ये जो रैन जीडीपी साइटोसॉल में बनता है ये एक्सपोर्टिन वापस से न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से ही वापस से प्रोटीन को बाहर लेके जाने के लिए। रैन जीटीपी इज रीजनरेटेड बाय रैन जीएफ बाउंड टू क्रोमैटिन। ये पूरा पॉइंट है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल का। अब समझते हैं विद डायग्राम। हम देख सकते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट है, ये न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट है और ये है साइटोसॉल का पार्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट पढ़ रहे हैं प्रोटीन का। एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है?
कि कोई प्रोटीन न्यूक्लियस से साइटोसोल में जाएगी। सबसे पहले देखते हैं, ये हमारी प्रोटीन है, येलो कलर की, लाइट येलो कलर की यहाँ पर कार्गो प्रोटीन है जिसको बाहर जाना है। इस प्रोटीन के पास है NES विच इज न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। ठीक है, ये न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल से एक रिसेप्टर बाइंड कर रहा है जिसका नाम है क्या, एक्सपोर्टिन। ठीक है, एक्सपोर्टिन नाम का रिसेप्टर इस NES से बाइंड करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बाइंड हो रहा है, रैन GTP। ठीक है, रैन GTP एक्सपोर्टिन और कार्गो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और ये कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के बाहर चला जाएगा। बाहर यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, रैन गैप। रैन गैप, ये रैन गैप क्या करेगा, ये रैन GTP को GDP में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पर कार्गो प्रोटीन जिसको बाहर जाना था वो रिलीज हो गया, एक्सपोर्टिन रिलीज हो गया और यहाँ पर रैन GTP GDP में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर एक्सपोर्टिन और रैन GDP वापस से न्यूक्लियस के अंदर आएंगे, NTF2 GDP को लेकर आता है, हमने पहले ही देखा है NTF2 GDP को लेकर आता है। ये हमारा ग्रीन कलर का NTF2 है, ये GDP को लेकर आएगा एक्सपोर्टिन के साथ और यहाँ पर अगेन NTF2 रिलीज हो जाएगा, GDP को वापस से रैन GEF जो है वो कन्वर्ट कर देगा GTP में। ठीक है, रैन GDP को GTP में कन्वर्ट कर देगा जिससे कि ये पूरा प्रोसेस दोबारा से हो सके। ये हमारा है पूरा प्रोसेस न्यूक्लियर एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि कैसे प्रोटीन जो है वो इंपोर्ट हो रहे हैं और एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसेस हमने बहुत ही डिटेल में देख लिया है। सो ये पूरा प्रोसेस एक्सपोर्ट का था और ये पूरा प्रोसेस इंपोर्ट का था। ठीक है, इसके पहले जो बेसिक पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ये पूरे बेसिक पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में हेल्प करेंगे, रैन के बारे में और इम्पोर्टेंट के बारे में। सो ये पूरा हमारा आज का जो टॉपिक था वो था प्रोटीन सॉर्टिंग का, जिसमें हमने क्या देखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। सो आज का टॉपिक इतना ही था न्यूक्लियस के बारे में। सो कल हम और प्रोटीन सॉर्टिंग को आगे दूसरे ऑर्गेनेल्स में देखेंगे। That's it for today's class. Thank you so much.